नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्यूनोजेनिसिटी, ये इम्यूनोजेनिसिटी का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब अपन इसमें कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि आपकी इम्यूनोजेनिसिटी को बाइंड करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है? इम्यूनोजेनिसिटी इज एन एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन टू इंड्यूस एनी इम्यून रेस्पॉन्स, चाहे वो सेल मीडिएटेड हो चाहे वो एंटीबॉडी मीडिएटेड हो। ठीक है, उसको अगर कोई फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, मतलब अपनी जो सेल मीडिएटेड एंटीबॉडीज है या इम्यूनिटीज है उसको कोई अफेक्ट कर रहा है, तो वो कौन कौन से फैक्टर है वो अपन अभी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला और मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, सबसे पहला वाला, साइज ऑफ एन एंटीजन। साइज ऑफ एन एंटीजन, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है दैट हाउ साइज अफेक्ट्स, या साइज कैसे फैक्टर है इम्यूनोजेनिसिटी के लिए। देखो अपन को पता है जितना लार्जर होगा उतना बेटर होगा। लार्जर द एंटीजन इट्स मोर बेटर, बेटर द प्रोग्नोसिस। ठीक है, लार्जर द एंटीजन बेटर द प्रोग्नोसिस। लेकिन आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? हेप्टेन। ठीक है, तो अपने पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है जो कि हेप्टेन कहलाते हैं। वेरी स्मॉलेस्ट, इवन आवर बॉडी कांट रिकॉग्नाइज अ वेरी लो मोलिकुलर वेट एंटीजेंस। ठीक है, सो जितना ज़्यादा साइज होगा, जितना ज़्यादा लार्ज होंगे, उतना एंटीजेंस के लिए वो बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ प्रॉपर्टी याद रखना, क्योंकि इसी से आप एपिटोप और हेप्टेन को समझ सकते हो। तो जितनी अच्छी साइज होगी, जितना बड़ा साइज होगा उसका आपके एंटीजन का, उतना ही बेटर प्रोग्नोसिस अपन कर सकते हो, उतनी बेटर उसकी इम्यूनोजेनिसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की या फिर केमिकल नेचर की। केमिकल नेचर, केमिकल नेचर आपको पता है एंटीजन किस नेचर का है। ठीक है, नेचर मतलब चाहे तो वो प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, या तो प्रोटीन हो सकता है या वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। ठीक है, या तो वो लिपिड हो सकता है। ठीक है, या फिर वो न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, कौन सा सबसे अच्छा होता है, इसमें से कौन सा वो होगा जो कि इम्यूनोजेनिसिटी के फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ऑप्शन याद रखने हैं। ठीक है, और ये सीक्वेंस याद रखना, एस है, इसको बोलते हैं बेटर। मतलब अगर वो प्रोटीन है तो बेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट है तो गुड है, एक्सेलेंट है, लिपिड्स है तो वो ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है तो ठीक है, काम चलाओगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, PCLN। ठीक है, प्रोटीन्स बेस्ट है, न्यूक्लिक एसिड ठीक है, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से अगर अपन केमिकल नेचर बात की जाए तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स फॉलोड बाय कार्बोहाइड्रेट्स फॉलोड बाय लिपिड्स फॉलोड बाय न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, ये था केमिकल नेचर। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी हेट्रोफाइल्स के ऊपर। ठीक है, हेट्रोफाइल्स आपको पता है, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंस। ठीक है, तो जब कभी दो एंटीजन्स जो हैं वो सेम एपिटोप्स को अपन को, अगर दो एंटीजन सेम एपिटोप्स शेयर करते हैं तो उसको अपन हेट्रोफाइल एंटीजन बोलते हैं। तो इट्स अ न्यू टॉपिक, इट्स अ हेट्रोफाइल एंटीजन, हेटेरोफाइल एंटीजन। इसके अंदर एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है थोड़े से। हेट्रोफाइल एंटीजन की सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होती है, देन व्हेन टू एंटीजन्स, when two antigen have similar epitopes, ठीक है, या फिर they share similar epitope। ठीक है, they share similar epitope, then it is known as heterophile antigens। ठीक है, इसके अंदर मेनली आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, तो मैं डायरेक्टली एग्जांपल्स पे आ जाता हूँ। एग्जांपल्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो तीन एग्जांपल्स है इसमें मेनली, तीन एग्जांपल्स, तीनों के तीनों में लिखता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल है इधर वेल फेलिक्स। देखो ये दो अलग अलग है, वेल और फेलिक्स। ठीक है, दिस रिएक्शंस इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक स्पेशल टाइप का इन्फेक्शन है, उसके लिए होती है ये, उसका नाम है रिकेट्सियल इन्फेक्शन। ठीक है, वेल फेलिक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन सी है? वेल फेलिक्स, इट इज डन फॉर द रिकेट्सियल इन्फेक्शन। ठीक है, वैसे ही एक और सेकेंड, इट्स पोल बेनल टेस्ट, पोल बेनल टेस्ट। ठीक है, इट इज़ डन फॉर एक स्पेशल टाइप ऑफ डिसीज है जिसका नाम है किसिंग डिसीज। इसके इन्फेक्शन इसके इन्फेक्शन को जो ऑर्गेनिज्म कोज कर रहा है उसके इन्फेक्शियस एजेंट को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। इट इज़ डन टू डिटेक्ट इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस मतलब जो इन्फेक्शन फैला रहा है। ठीक है,
इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। इसको मैं शॉर्टली मेजरली जो नाम है इसका वो है किसिंग डिसीज, ठीक है। सारी सारी डिसीजेज जो है वो अपन आगे बढ़ते जाएंगे, अभी सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। इस पार्ट में अपन को सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। और एक एग्जाम्पल और है, थर्ड वन, इट इज कोल्ड एग्यूलेशन टेस्ट, कोल्ड इट इज कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट, एग्लूटिनेशन टेस्ट, इसको शॉर्टली क्या बोलते हैं, CAT, CAT। ये आपने कहीं सुना है, CAT, SAT, MAT। इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा का नाम सुन रखा होगा आपने सबने। माइकोप्लाज्मा को अगर अपन को डिटेक्ट करना है देन वी यूज कैट, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है, CAT। तो ये कुछ थे हेट्रोफाइल एजेंट, जिसके अंदर अपन ने वेलफ्लेक्स की बात की, पॉल बर्नल टेस्ट की बात की और कैट की बात की, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना, इट इज़ इंपॉर्टेंट, कैट इज डन फॉर माइकोप्लाज्मा। या अपन आगे भी देखेंगे, 3 टाइप के हैं, ठीक है, कैट, सेट और मैट, वो तीनों के बारे में अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपके हेट्रोफाइल एंटीजन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुपर एंटीजन, सुपर एंटीजन। अब ये सुपर एंटीजन क्या होता है, देखो इसके लिए पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अपने पास अपने बॉडी के अंदर होते हैं एपीसीस, क्या होते हैं, एपीसीस। एपीसीस की फुल फॉर्म होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जिसको अपन बोलते हैं एपीसीस, ठीक है। अभी एपीसीस क्या करती है, देखो अपने पास टी सेल्स है, ये है आपका टी सेल्स, जैसे कि ये मान लो ये टी सेल है आपका, ठीक है, टी सेल है, इसके ऊपर इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, ये। और ये जो एपीसीस होता है, जैसे आपने मान लो कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आया, दिस इज एंटीजन, ये एंटीजन जो है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, एपीसीस के कांटेक्ट में आएगा, और ये एपीसीस इसके कांटेक्ट में आएगी, ठीक है। सो देन देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक दिस, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, इसके अंदर क्या होगा, एपीसीस कंटेनिंग एंटीजन, ठीक है। ये एपीसी एंटीजन कंटेनिंग कहाँ ले आएगा, इधर ले आएगा, यहाँ पर, ठीक है। ये जो होता है वो नॉर्मल होता है, इट्स नॉर्मल। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सुपर एंटीजन्स, दिस एंटीजन्स आर, ठीक है, ये जो होता है वो नॉर्मल करता है, लेकिन सुपर एंटीजन्स क्या करता है, हियर देख तो मैं सुपर एंटीजन्स के बारे में बताता हूँ। सुपर एंटीजन्स क्या करता है, जैसे मान लो ये सुपर एंटीजन है कोई, ठीक है, दिस इज सुपर एंटीजन, ये डायरेक्टली प्रेजेंट करेगा टी सेल्स को, इट इज डायरेक्टली प्रेजेंट टू टी सेल्स। ये यहाँ जाके बोलेगा कि देख ले मैं आ गया, तेरे सिपाहियों से मैं मिला भी नहीं हूँ, मैं सीधा तेरे पास आ गया हूँ, कर ले जो उखाड़ना जो उखाड़ ले, ठीक है। और ये जो है वो किसी भी रैंडम साइड पे बाइंड कर लेगा, ठीक है, बाइंड्स एट एनी रैंडम साइट, ठीक है, बाइंड एट एनी रैंडम साइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल है वो कहाँ पर बांधता है, स्पेशल एक्स के जो पॉइंट है, जो कि उसका जो उसका स्पेशल पॉइंट है वहीं जाकर बाइंड करेगा। लेकिन सुपर एंटीजन कहाँ बाइंड करता है, किसी भी रैंडम साइट पे बाइंड कर देता है, ठीक है। सो इट इज नोन एज सुपर एंटीजन, ठीक है। दे बाइंड टू साइड अदर देन एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये भी लिख लेना एक चीज़, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे बाइंड to sites, not site, they bind to sites other than antigen binding site। यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी है, ये रही, दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है, दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो ये सुपर एंटीजन क्या करता है, कहीं पे भी उसकी मर्जी पड़े वहाँ जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सुपर एंटीजन।
एग्जाम्पल, माइक्रोबायोलॉजी इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, सो यू हैव टू लर्न एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका TSST, बहुत फेमस सिंड्रोम है ये, ठीक है। इस सिंड्रोम का टॉक्सिन है ये, जिसका नाम है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का टॉक्सिन है, इसका टॉक्सिन्स है, ये एक सुपर एंटीजन है, ठीक है। ये किसका है, किससे होता है ये, इसका अगर बैक्टीरिया का नाम पूछे तो ये स्टेफ ऑरियस। स्टेफ ऑरियस, अब स्टेफ ऑरियस का नाम माइक्रोबायोलॉजी बहुत बार सुनोगे आके, बैक्टीरियोलॉजी चालू होने दो एक बार, ठीक है। स्टेफ ऑरियस का एक टॉक्सिन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो करता है टॉक्सिन है, इट इज़ एन सुपर एंटीजन, ठीक है। उसके बाद एक और ये तो होगा पहला TSST। एक और है, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल स्ट्रेप पायरोजेनिक। जिस अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार आप बैक्टीरियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख सकते हो, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। एक्सोटॉक्सिन, ठीक है, स्टेप पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स, इसके अंदर कुछ स्पेशल टॉक्सिन्स है इसके, जैसे कि SPEA, ठीक है, और SPEC, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि आप जब इसको देखो तो आप इसको पहचान जाओ, क्योंकि आपको ऑप्शंस राइट करने हैं, ठीक है। और इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप पायोजिनस, ठीक है। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किसके, आपके सुपर एंटीजेंस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। ये एंटीजन है आपका, ये आपकी एंटीबॉडी है, ठीक है। इनके बीच में जो रिएक्शंस होती है उसके बारे में कुछ बात करते हैं, क्या होता है, ठीक है। देखो, इसके अंदर दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक जो होती है जो कि सोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडीज होती है, और एक होती है जो इनसोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। तो दोनों को अपन अलग अलग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मान लो कि आपका एंटीजन एंटीबॉडी जो सोल्यूबल है, ठीक है, तो फर्स्ट केस है जिसके अंदर अपने पास क्या है, प्रेसिपिटेशन है सोल्यूबल एंटीजन के साथ में आपकी एंटीबॉडी, ठीक है। अगर इनको ऑप्टिमल pH इन द प्रेजेंस ऑफ, पूरा लिख देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर इसको pH अच्छे से अपने वाली मिल गई, ठीक है, और साथ ही साथ इसको क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड मिल गया, NaCl, ठीक है, इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन, लीड्स टू इट फॉर्म्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पर ये कैसा था, सोल्यूबल। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये कैसा हो जाएगा, इनसोल्यूबल, ठीक है। सो इधर क्या है, एंटीजन जो है आपका वो सोल्यूबल है, लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना है वो कैसा है आपका, इनसोल्यूबल है, ठीक है। तो चीज़ ध्यान रखना, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें अपन बात किसकी कर रहे हैं, सोल्यूबल की, तो इसी के अंदर अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो इधर अपन ने सोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडीज़ की बात की थी, जिसको अपन ऑप्टिमल pH और NaCl प्रोवाइड करें तो एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये कुछ एग्जांपल, जैसे कि स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट जो कि VDRL और RPR टेस्ट में कहा जाता है, ट्यूब फ्लोकुलेशन टेस्ट जो कि कहान्स टेस्ट में यूज होता है, और रिंग टेस्ट जो होता है वो कि स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुपिंग के अंदर काम होता है, जिसको अपन लेंस फील्ड ग्रुप्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो कौन सी थी, सोल्यूबल की बात। वहीं पर अगर बात करते हैं अपन इनसोल्यूबल की, यहीं पर अपन किसकी बात करते हैं, इनसोल्यूबल की, इनसोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर ये जो है, और ये क्या बना रहा है आपका, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना रहा है, लेकिन अब कैसा ये इनसोल्यूबल है, ठीक है। इट्स एन इनसोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंस ऑफ द ऑप्टिमल टेम्परेचर, ठीक है। और ये एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके जो एग्जांपल्स हैं ये थोड़े एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ एग्जांपल, और एक ही साथ में मैं इधर इंपॉर्टेंस का भी मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आपको याद करने ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर एग्जांपल्स की। सबसे पहला एग्जांपल है वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा।
दिस टेस्ट इज डन फॉर टू डिटेक्ट टाइफॉइड फीवर, टू डिटेक्ट टाइफॉइड फीवर। तो आपने कभी टाइफॉइड फीवर टेस्ट कराने जाया हो, वाइडल टेस्ट करते हैं। तो वाइडल टेस्ट कैसे करते हैं, जब आपकी इंसोल्यूबल एंटीजन है उसको एंटीबॉडीज के साथ मिलाकर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे अपन डिटेक्ट करते हैं कि इट्स है पॉजिटिव वाइडल टेस्ट है या फिर नेगेटिव वाइडल टेस्ट है, या पॉजिटिव टाइफॉइड है या नेगेटिव टाइफॉइड फीवर है। ठीक है, तो वाइडल टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इसका। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और भी 2-3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट्स है, लेकिन उसके साथ साथ ही ब्लड ग्रुपिंग, आपने ब्लड ग्रुप देखा है, ब्लड ग्रुपिंग भी अपन इसी टेक्निक से करते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉम्स टेस्ट, टेस्ट किससे कर ले करते हैं, अगर मान लो आपके आरबीसीज हैं उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज घूम रही है या एंटीजेंस घूम रहे हैं, ठीक है, तो एंटीबॉडीज घूम रही है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन कॉम टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 टेक्निक्स है आपके पास, 3 टेस्ट हैं, एक तो कैट, एक सेट और एक मैट। 3 टेक्निक्स है, कैट, सेट और मैट। ठीक है, कैट तो अभी अपन ने पढ़ा था, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। वैसे ही एस से टी का मतलब होता है स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन AW टेस्ट। ठीक है, और मैट का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, दिस आर डन फॉर कैट, तो अभी अपन ने पढ़ा था, कैट किसके लिए होता है, माइकोप्लाज्मा के लिए। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बाकी 2, इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट ब्रुसेला। ब्रुसेला, हैव यू हर्ड अबाउट ब्रुसेला? नहीं, देन यू हैव टू कंटिन्यू वॉच माई वीडियोस, आगे आएगा ब्रुसेला। और नेक्स्ट है लेप्टोस्पायरा। ठीक है, लेप्टोस्पायरा, दिस आर द एग्जाम क्वेश्चंस टू यू हैव टू रिमेंबर दिस। और आप सब लोग बोलते हो कि अभी भी पढ़ लेते पहले पूरा, उसके बाद मे बी लेटर वी कैन रिवाइज, मे बी लेटर वी कैन मेमोराइज। ठीक है, तो इसलिए इसकी ट्रिक भी वैसी ही है, मे बी लेटर। ठीक है, मे बी लेटर मतलब कभी बाद में कर लेंगे। तो मे बी लेटर के अंदर सबसे पहला माइकोप्लाज्मा, ब्रुसेला और लेप्टोस्पायरा, ये है आपका कैट, सेट और मैट के बारे में। और इसका क्वेश्चन सिर्फ माइक्रो में नहीं आता है, इसलिए इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, आपने ब्लोटिंग टेस्ट टेक्निक के बारे में सुना है कभी? ब्लोटिंग टेक्निक्स इसलिए यूज होती है, अगर आपको मान लो कि देखो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ वो चीज़ें डायग्नोस कर रहे थे जैसे कि एंटीजन हो गई, एंटीबॉडीज हो गई, प्रोटीन्स हो गया। अगर मान लो आपको डीएनए है, आरएनए है, इस टाइप की कोई चीज़ें है जो कि सेलुलर न्यूक्लिक एसिड के अंदर के मतलब जो न्यूक्लिक प्रोग्राम से जो न्यूक्लिक मटेरियल्स है उसको डिटेक्ट करना है, तो उसके अंदर अपन ब्लोटिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स टू लर्न। ठीक है, तो मैं ब्लोटिंग टेक्निक्स के ऊपर भी स्टार लगाता हूँ। ठीक है, ब्लोटिंग टेक्निक्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर 3 ब्लोट्स याद रखने हैं आपको। एक होता है सथन ब्लोट, ठीक है, एक होता है नॉर्थन ब्लोट, ये चीज़ मत भूलना आपसे। ठीक है, क्योंकि ब्लोटिंग टेक्निक्स इवेंचुअली कभी भी पूछ लिया जाता, नॉर्थन ब्लोट। और अगर आप नीट प्रिपेयर करके बैठे ही हो, नीट में अच्छे क्वालिफाइड मार्क्स से ऊपर है, आपने अच्छे से बायोलॉजी पढ़ी है, सो यू हैव हर्ड अबाउट दिस इन द डीएनए फ्रेगमेंटेशन वाले चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो अपन ने सथन ब्लोट, नॉर्थन ब्लोट और वेस्टर्न ब्लोट्स के तीनों की बात की है। अगर सथन ब्लोट, अगर अपन को मान लो डीएनए टेस्ट करना है, किसी चीज़ का डीएनए पता लगाना है, तो अपन सथन ब्लोट यूज़ करते हैं। अगर अपन को आरएनए पता लगाना है किसी चीज़ का, तो अपन नॉर्थन ब्लोट यूज़ करते हैं। और अगर मान लो अपन को प्रोटीन यूज़ करना है, प्रोटीन डिटेक्ट करना है, ठीक है, सो वी कैन यूज़ वेस्टर्न ब्लोट। ठीक है, और इसको आप तीनों को अगर आप ये चीज़ याद रखो, SNW, ठीक है, देन इट इज़ एन निमोनिक से डोसा, रोटी और पिज़्ज़ा। और एक और शॉर्ट टेक्निक है सथन। साउथ के अंदर लोग डोसा ज़्यादा खाते हैं, नॉर्थ के अंदर चावल बहुत कम उगते हैं तो इसलिए रोटी ज़्यादा खाते हैं, और वेस्टर्न लोग, वेस्टर्न कंट्रीज में आपने देखा होगा पिज़्ज़ा ज़्यादा खाते हैं। ठीक है,
तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो, और ये हैव टू मेमोराइज दिस, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स ये जो वेस्टर्न ब्लॉट है, इसी टेक्निक से आप HIV जो है अपने इंडिया में कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है HIV का, वो वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक से ही कर सकते हैं अपन, ठीक है। सो डोसा रोटी पिज्ज़ा, इट्स एन ब्लोटिंग टेक्निक्स यूज्ड फॉर डिटेक्ट DNA RNA प्रोटीन। नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फोइड सिस्टम्स की। लिम्फोइड सिस्टम, तो लिम्फोइड सिस्टम्स मतलब जहाँ पर लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसी के अंदर अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फोइड सिस्टम या लिम्फोइड ऑर्गन्स स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहला है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है, 1 डिग्री लिम्फोइड ऑर्गन। फर्स्ट डिग्री लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होता है? ये होते हैं जहाँ पर आपका लिम्फोसाइट से जहाँ पर ये बर्थ करते हैं, जहाँ पर पैदा होते हैं, या फिर जहाँ पर ये बनते हैं, या फिर जहाँ पर मैच्योर होते हैं, ठीक है, मैच्योरेशंस, बर्थ और मैच्योरेशन जहाँ पर होता है, वो जहाँ पर जिस ऑर्गन में होता है वो फर्स्ट डिग्री ऑर्गन होता है, ठीक है। द बर्थ एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक प्लेस, दिस ऑर्गन इज नोन एज फर्स्ट डिग्री लिम्फोइड ऑर्गन्स। कौन कौन से फर्स्ट डिग्री लिम्फोइड ऑर्गन्स है अभी अपन देखते हैं। फर्स्ट डिग्री लिम्फोइड ऑर्गन्स 2 टाइप के होते हैं, एक जहाँ पर ये बर्थ करते हैं, जहाँ पर ये बर्थ करते हैं, और एक जहाँ पर ये मैच्योर होते हैं, ठीक है। अपने पास 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं, कौन कौन से? एक होता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो है वो कहाँ पर बर्थ करते हैं? बी लिम्फोसाइट्स बर्थ होता है बोन मैरो में, बोन मैरो, बी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं, और ये टी लिम्फोसाइट्स भी आपके वहीं बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। मैच्योर्स भी ये बोन मैरो में होता है, ठीक है, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स के स्पेशल है, ये मैच्योर होते हैं थाइमस में, ठीक है। ये मैच्योर कहाँ पे होता है? थाइमस में। तो आपने देखा होगा इसमें देखो दोनों बी है, तो इसलिए इसको अपन बी सेल्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों बी नहीं है, तो इसलिए अपन इसको टी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। सो बी लिम्फोसाइट्स को बी लिम्फोसाइट्स को बोलते हैं क्योंकि इसका बर्थ और मैच्योरेशन दोनों का प्लेस कहाँ पर है? बोन मैरो। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स तो पैदा तो बोन मैरो में होते हैं, लेकिन ये मैच्योर कहाँ पे होते हैं? थाइमस के अंदर, ठीक है। सो दे मैच्योर ऑन थाइमस, इन थाइमस, ठीक है। सो ये कंप्लीट था आपका फर्स्ट डिग्री लिम्फोइड ऑर्गन्स के ऊपर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, एक स्पेशल सिंड्रोम है उसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर एक परमानेंट क्वेश्चन आता रहता है कभी कभी, इसका नाम है डी जॉर्ज सिंड्रोम। सुना होगा आपने कभी, डी जॉर्ज सिंड्रोम। सो डी जॉर्ज सिंड्रोम इज ए इम्यूनोडेफिशिएंट सिंड्रोम, ठीक है, एक इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। देखो पता है, 3rd और 4th पाउच जो होता है, फेरेंजियल पाउच, ठीक है, फेरेंजियल पाउच जो होते हैं, ये 2 टाइप की चीज़ें बनाते हैं। एक तो बनाता है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड, PTH, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, और दूसरा बनाता है ये थाइमस। दूसरा क्या बनाता है? थाइमस बनाता है। लेकिन अगर मान लो ये थाइमस नहीं बनता है ड्यू टू सम रीजंस लाइक इन्फेक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये सिंड्रोम हो सकता है, ये सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या अपन बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि क्लेफ्ट लिप पैलेट है, एबनॉर्मल फेशिया से, लेकिन साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, दैट इज थाइमस हाइपोप्लेशिया, थाइमस हाइपोप्लेशिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली आपका जो थाइमस है वो तो बन नहीं रहा, वो तो खत्म हो गया, और टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होंगे नहीं, तो दिस बेबी हैव अ परमानेंट इन्फेक्शंस, ठीक है, दिस बेबी हैव परमानेंट इल प्रॉपर्टी, मतलब हमेशा बीमार रहेगा ये, ठीक है। इसके साथ साथ ज़्यादा भी होता है, क्रोमोसोम 22 के हिसाब से डी जॉर्ज सिंड्रोम आप आगे मेडिसिन में पढ़ोगे, लेकिन इधर अपन को सिर्फ इतना याद रखना, डी जॉर्ज सिंड्रोम इज रिलेटेड टू थाइमस हाइपोप्लेशिया। वाई? बिकॉज 3rd और 4th पाउच के डिफेक्ट, पाउच के जब बनता है वो उसमें डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, ड्यू टू दिस इन्फेक्शंस एंड
वी हैव सेवरल इन्फेक्शन, एलर्जिक प्रॉपर्टीज और सब कुछ जो भी टी सेल्स करता है सब कुछ खत्म हो जाता है बेबी के अंदर, क्योंकि थाइमस ही नहीं होता है तो टी सेल्स एक तरह से बनते ही नहीं है, सिर्फ बर्थ होता है मर जाते हैं वो, ठीक है, कुछ काम नहीं रहता उनका। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखनी है थाइमस हाइपोप्लेसिया, ठीक है, ये डिजॉर्ज सिंड्रोम था। सेकंड था सेकंड डिग्री लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है, दिस ऑर्गन्स जहाँ पर एंटीजन्स जो हैं वो एनकाउंटर्ड होते हैं या फिर जहाँ पर एक्चुअल में लड़ाई चलती है, ठीक है। सो दिस आर द ऑर्गन्स, दोज ऑर्गन्स जहाँ पर वास्तविक में फाइट चलती है, वेयर एंटीजन्स आर एनकाउंटर्स, एंटीजन्स आर एनकाउंटर्ड, जिन एंटीजन्स का एनकाउंटर हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। दिस आर द दो टाइप के होते हैं, एक तो मेजरली कौन कौन से, एक तो होता है आपका स्प्लीन, एक तो होता है स्प्लीन और दूसरा कौन सा होता है लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स। इसके बारे में कभी कुछ आप एनाटॉमी पढ़ रखी है आपने, ठीक है, यू नो बेटर फ्रॉम मी। स्प्लीन के अंदर एक फॉलिकल होता है जिसका नाम है जर्मिनल फॉलिकल्स, ठीक है, और वहीं पर इसके कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स, कॉर्टेक्स में होता है फॉलिकल्स, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर कॉर्टिकल्स में कौन से फॉलिकल्स होते हैं, बी, ठीक है, इसके अंदर जमा करना है बी। और एक और होता है इसके अंदर एक शीर होती है, इसको बोलते हैं पाल्स, क्या होती है, पाल्स, पाल्स इज नोन एज पेरी आर्टेरियोल, पेरी आर्टेरियोलर, पेरी आर्टेरियोलर लिम्फोइड शीथ, लिम्फोइड शीथ फॉर टी सेल्स, यहाँ पर टी सेल्स मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पर टी सेल्स कहाँ मिलेंगे अपन को, पैराकॉर्टेक्स में, पैराकॉर्टेक्स में टी सेल्स, ठीक है। तो दोनों का लोकेशन बता दिया मैंने। स्प्लीन अगर है तो इसके बी सेल्स कहाँ मिलेंगे अपन को, जर्मिनल फॉलिकल्स के अंदर, और लिम्फ नोड्स है तो कॉर्टेक्स फॉलिकल्स के अंदर अपन को बी सेल्स मिलेंगे, और वहीं पर अगर अपन को टी सेल्स ढूंढने हैं तो वो कहाँ मिलेंगे अपन को, पाल्स के अंदर फॉर द स्प्लीन, और द फॉर लिम्फ नोड्स पैराकॉर्टेक्स के अंदर अपन को टी लिम्फोसाइट्स या फिर टी सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट अपन को थोड़ी सी हल्की सी थ्योरी पढ़नी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर है, तो इट इज एंटीजन प्रेजेंटेशन, एंटीजन प्रेजेंटेशन, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले एक कहानी सुन लेते हैं, सबसे पूरी कहानी अपन को, ठीक है। तो नोट्स से पहले एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अपन ने एपिसिस का नाम सुना था, जिसका नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अगर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ में अगर कोई एंटीजन ने बाइंड नहीं करता तो वो सुपर एंटीजन कहलाता है, ठीक है। तो इधर अपन बात करते हैं एपिसिस की, ठीक है, अपन पूरा एंटीजन प्रेजेंटेशन को समझते हैं। ये आपको आपके एपिसिस, ठीक है, ये एपिसिस 3 टाइप के होते हैं अपने बॉडी में, 3 टाइप के एपिसिस होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं, तो देखो, एक होता है बी सेल्स, ठीक है, एक होते हैं आपके मैक्रोफेजेस, ठीक है, और एक होता है डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स। अगर आपके बॉडी में कोई भी टाइप का एंटीजन आए, ये 3 जो हैं सबसे पहले आपके एनकाउंटर करेंगे, बी सेल्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स। इनको अपन एपीसी बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। लेकिन एक चीज़ याद रखना, दिस 3 विल नॉट फाइट, ठीक है, एपीसी विल नॉट फाइट विद द एंटीजन्स, दे विल ओनली कैच द एंटीजन्स एंड प्रेजेंट टू द टी सेल्स, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिख देना, दिस 3 एपीसी are only present एंटीजन टू टी सेल्स, टी सेल्स को सिर्फ प्रेजेंट करेंगे ये, नॉट फाइट विद देम। ये काम दूसरों का है, कौन फाइट करेगा वो अपन आगे देखते हैं, ठीक है। अब एपीसी को क्या मिल गया, एंटीजन मिल गया।
एपिसिस के पास, जैसे अपने इंसानों के पास हैंड्स होते हैं, वैसे एंटीजेंस इस एपिसिस के पास में भी हैंड्स होते हैं, ठीक है। एपिसिस हैव हैंड्स, ठीक है। ये दो टाइप के हैंड्स होते हैं, इनको एक को बोलते हैं एमेसिस, ठीक है, और दूसरे होते हैं ये HLA जैसे कि, ठीक है। दो टाइप के हैंड होते हैं, एमेसिस और HLA। ये क्या है, एपिसिस के हैंड्स हैं। ठीक है। MHC क्या होता है बेसिकली, MHC इज ए मेजर हिस्टोकम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। जैसे इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है, हैंड्स मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंटीजन और एपिसिस को मिलाकर, ठीक है। और ह्यूमन HLA क्या होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजेंस, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप के हैंड्स होते हैं एपिसिस के पास में, या तो MHC होगा या फिर HLA होगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों हाथ जो है वो पकड़ने अपने अपने के लिए किस लिए काम करते हैं, पकड़ने के लिए। तो वैसे ये भी सेम टू सेम एंटीजन को पकड़ेंगे, ठीक है। ये एंटीजन विथ एपिसिस हो गया, ये एंटीजन है, ये जाके प्रेजेंट करेगा बॉस को। किसको, बॉस को। ये आपका वर्कर था, इसने आपका एंटीजन पकड़ा बॉडी का, ठीक है, और ये जाके प्रेजेंट करेगा बॉस को। ये है TH, बॉस कौन है, TH। यहाँ पर अपन ने देखा था TH कौन है, हु इज TH हियर, CD4 इज TH, ठीक है। सो इट इज मैन। यहाँ पर ये जो है वो मैन है, देखो मैंने लिखा है इधर मैन है। तो ये CD4 जो है TH, ये जो आपका बॉस है, इसको एपीसी ने एंटीजेंस ला के दे दिया। अब क्या होगा, ये TH खुद काम नहीं करता, TH इज बॉस, ठीक है। तो TH क्या करता है, इसके एम्प्लॉयज़ को वर्क पे लगाता है। यहाँ से चलो ये गया इसके एम्प्लॉय के पास में, इसका एम्प्लॉय है TH1। कौन है इसका एम्प्लॉय, TH1, ठीक है, TH1। लेकिन जब ये TH1 को काम देता है, इसके बीच में एक इंटरल्यूकिन सीक्रेट होता है, इंटरल्यूकिन 12, ठीक है। कौन सा, इंटरल्यूकिन 12, ठीक है। जब ये TH से TH1 को मैसेज देता, तब TH1 को सीक्रेट देता, तब एक इंटरल्यूकिन सीक्रेट होता है, ठीक है, इस टाइम पे। और ये जो TH1 है, ये अकॉर्डिंग टू एंटीजन, चाहे वो वायरल हो चाहे वो बैक्टीरियल हो, ये कुछ कुछ चीज़ें सीक्रेट करता है, जैसे कि CD8 जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 2, या फिर ये मैक्रोफेजेस को रिलीज करता है। ये दूसरे मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस यूज़ करता है जिसका नाम है इंटरफेरॉन गामा, ठीक है। और साथ ही साथ ये इंटरल्यूकिन 12 जो सीक्रेट हुआ, ये भी एक सेल्स रिलीज करता है जिसका नाम है नेचुरल किलर या फिर NK सेल्स, ठीक है। सो अपने पास तीन चीज़ें हो गई, 1 CD8, मैक्रोफेजेस, इंटरल्यूकिन 12, इंटरफेरॉन गामा, ठीक है। इसके ऊपर तो क्वेश्चन लगा देता हूँ मैं, लास्ट ईयर PYQ है तो। और एक NK सेल्स, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स। दिस थ्री विल फाइट किससे, जो भी आपका एंटीजन आया, जो भी एनकाउंटर होने आया वो, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, इसमें एपीसीस होते हैं, एपीसीस जाकर जो एंटीजन उसको प्रेजेंट करते हैं बॉस को, ठीक है। अब इसमें से चीज़ें क्या क्या याद रखनी है, दैट MH और HLA, ठीक है, ये किसके हैंड्स है, दिस आर द हैंड्स ऑफ एपीसीस। ये किसके पास प्रेजेंट होते हैं, एपीसीस के पास, मतलब B सेल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, इनके पास होते हैं ये क्या करते हैं, इट इज़ हेल्प टू बाइंड द एंटीजन टू द एपीसीस, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में काम करते हैं कौन, ये MHCs और HLA, ठीक है। ये बॉस को देते हैं, बॉस ऑर्डर देता है TH1 को, TH1 सीक्रेट्स करता है CD8 और मैक्रोफेजेस, ठीक है। और जब TH1 को इन्फॉर्मेशन पास करता है, तब एक इंटरल्यूकिन सीक्रेट होता है जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 12, जो कि बाद में NK सेल्स रिलीज करता है, जो कि फाइट करने का काम करता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये आपके इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा भी है, जो कि यूज़ आते हैं किसके लिए, फॉर द लड़ाई, ये आपकी आर्मी के लिए। दिस आर द ग्राउंड लेवल सोल्जर्स, ठीक है, जो कि आपके इन्फेक्शन को मारते हैं, जो कि आपके अंदर प्रेजेंट जो भी फॉरेन बैक्टीरिया है या फॉरेन वायरल है, जिसका एंटीजन एपीसिस ने पकड़ा है, उसको मारते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द एंटीजन प्रेजेंटेशन। इधर IgGs की बात की थी, इधर अपन ने एक चीज़ लिखी थी यहाँ पर, इट एक्टिवेट्स क्लासिकल कंपोनेंट पाथवे, ठीक है। वहीं पर ऊपर IgG हो गया, IgM के अंदर भी लिखा था इट एक्टिवेट्स क्लासिकल कंपोनेंट पाथवे। तो एक पाथवे के बारे में बात करते हैं अपन, उसका नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट पाथवे। बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट पाथवे की, या लिख लो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसके अंदर
अपन को 3 पाथवेज पढ़ने हैं। कितने? 3। पहला है क्लासिकल कंपोनेंट पाथवे। क्लासिकल कंपोनेंट पाथवे, ठीक है। दूसरा है अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे। अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ठीक है। और तीसरा है लेक्टिन पाथवे। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल याद करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता क्या है। देखो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? इट इज़ अ वेरी वास्ट सिस्टम। ये जो बहुत बड़ा सिस्टम है, ये क्या करता है? इट इंड्यूस इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन करता है। आपको पता है जब भी कोई इन्फेक्शन हुआ हो, वो देखना वो चीज़ स्वेल कर जाएगी, वो चीज़ इन्फ्लैम कर जाएगी, ठीक है। वो इन्फ्लामेशन से क्या होगा? दिस इन्फ्लामेशन फाइट्स विद इन्फेक्शन। This inflammation is good for us. This inflammation opsonize pathogens, और सिंपल भाषा में fights with infections, मतलब अगर वो मान लो इन्फ्लेमेशन हुआ है तो ये पैथोजन को ऑप्सोनाइज मार देगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन इज यूज्ड, और ये जो है वो पूरा पाथवेज के रूट चलता है। और एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करता है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन हो और इन्फेक्शन कम हो जाए, ठीक है। तो आपने देखा होगा जहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है वहाँ पर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इंक्रीजेज द इन्फ्लेमेशन। तो 3 टाइप के पाथवेज है: क्लासिकल कंपोनेंट पाथवेज, अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवेज और लेक्टिन पाथवेज। ये तीनों के एक्टिवेशन पूछे जाते हैं कि एक्टिवेटेड बाय, ठीक है। तो वही लिखता हूँ मैं, एक्टिवेटेड बाय। इसका नाम तो पढ़ने पड़ा था, किसने एक्टिवेट किया था इसको? इट इज़ एक्टिवेटेड बाय IgM और IgG। जब भी बॉडी में एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन होगा, देयर इज एन इन्फ्लामेशन, दोनों चीज, ठीक है। अगर मान लो IgG है मतलब क्रोनिक है, और IgM मतलब एक्यूट, ठीक है। M फॉर एक्यूट, it is a first antigen which it is first immunoglobulin antibodies which will be created by B cells, और IgG मतलब क्रोनिक, ठीक है। डोंट फॉरगेट अबाउट दिस। अगर कहीं भी बॉडी में अपन को IgG डिटेक्ट होता है मतलब द पेशेंट हैव अ क्रोनिक इन्फेक्शन। अगर किसी में IgM मिलता है तो इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज एन अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे। इट इज़ एक्टिवेटेड बाय, ये एक्टिवेटेड बाय बहुत पूछते हैं आजकल। इट इज़ एक्टिवेटेड बाय LPS या फिर IgA, ठीक है। LPS लिपोपोलिसैकेराइड्स या फिर IgA, ठीक है। और लास्ट है लेक्टिन पाथवे विच इज एक्टिवेटेड बाय मेनोस, MBL, मेलोस मेटालो बी लैक्टामेस, ठीक है। दिस आर द pathways which we have to learn about that, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है समझ में आ गया? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इट विल इंड्यूस द इन्फ्लामेशन विच विल गिव फाइट टू द इन्फेक्शन, ठीक है। और देर इज इन सम पाथवेज लाइक क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे विच इज एक्टिवेटेड बाय IgM, IgG, अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्स पाथवे बाय LPS लिपोपोलिसैकेराइड्स या फिर IgA, और लेक्टिन पाथवे बाय मेनोस, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की। यहाँ पर क्या होता है एक्टिव इम्यूनिटी में? ये जो पर्सन है ये एक्सपोज होगा, किससे? एक्सपोज टू एंटीजन, और ये क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाएगा, एंड पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज फॉर दिस एंटीजन्स, ठीक है। ये एंटीबॉडीज किससे बना रहा है? सेल्फ बना रहा है, खुद बना रहा है, ठीक है। दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन यहाँ पर पैसिव में क्या होता है? समवंस इम्यूनिटी या समवंस एंटीबॉडी, समवंस एल्स एंटीबॉडीज, ठीक है, इज गिवन टू एक्टिव केस, एंटीबॉडीज गिवन टू एक्टिव केस। मगर मान लो जैसे कि एग्जांपल है आपके वैक्सीनेशन में क्या कर रहा है अपन? कोई एंटीबॉडीज बना रहे हैं और वो किसी को दे रहे हैं, एक्टिव केस चल रहा है तो अपन उसमें उसको दे रहे हैं, ठीक है। देन इट इज़ नोन एज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसके अंदर एंटीजन एक्सपोजर जो होता है वो कैसे होता है? यहाँ पर एंटीजन एक्सपोजर देखते हैं अपन। एंटीजन एक्सपोजर कैसे हो रहा है? तो नेचुरल वे जो है
नेचुरल वे जो है वो होता है इन्फेक्टेड। अगर पर्सन मान लो इन्फेक्शन होता है उसको, ठीक है, पर्सन को इन्फेक्शन हुआ तो वो क्या करेगा, खुद एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगा उसके खिलाफ, उस इन्फेक्शन के खिलाफ, ठीक है। और आर्टिफिशियल वे कौन सा है, ये बहुत से बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। आर्टिफिशियल वे है वैक्सीन्स। आपने बोला कि वैक्सीन्स में तो वैसी होती है, सो इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लर्न। देखो वैक्सीन दो टाइप की होती है, एक वैक्सीन वो होती है जो बच्चे को लगती है, छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको वैक्सीन लगाई अपन ने, देन दे डेवलप एंटीबॉडीज, ठीक है, इन बिहाफ ऑफ दैट एंटीजेंस, ठीक है, तो वो हो गई वैक्सीन्स। लेकिन अगर मान लो किसी को कोरोना है, किसी को कोरोना है और उसको अर्जेंटली अर्जेंटली ट्रीट करना अपन को, दैट वैक्सीन आर फॉर द पैसिव, क्योंकि अभी बनी भैया तैयार। तो इसके अंदर नेचुरल वे तो कौन सा हो गया इसमें, सबसे पहले तो नेचुरल वे हो गया फ्रॉम मदर टू बेबी, तो इसको मैं M2 बेबी लिख लेता हूँ, समझ लो, मदर टू बेबी ट्रांसफर, ठीक है। और इसके अंदर भी लिख लो IgG जो होता है वो कहाँ से मिलता है बेबी को, प्लेसेंटा से मिलता है, प्लेसेंटा से। और IgA कहाँ से मिलता है, फॉर योर मेडिकल गाइस यू नो, ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है, ब्रेस्ट मिल्क से क्या मिलता है, IgA, ठीक है। ये भी फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है। और वहीं पर अपन आर्टिफिशियल वे की बात की जाए, आर्टिफिशियल वे की, तो इट इज़ एन, जैसे कि कुछ एग्जांपल है वो याद रखो आप। ह्यूमन टिटेनस, अगर मान लो किसी को टिटेनस हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ है फॉर द रेबीज, तो ह्यूमन टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स HTIG, ह्यूमन टिटेनस। अब टिटेनस के इंजेक्शन में आप टिटेनस का जो इंजेक्शन लगवाते हो वो क्या है, वो भी बेसिकली वैक्सीन ही है, लेकिन इट इज़ एन इम्यूनोजेनिक, ये तुरंत के तुरंत आपको क्या दे रहा है, पैसिव इम्यूनिटी दे रहा है, ठीक है, फॉर द वायरसेस ऑफ टिटेनस, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस क्या है इसके, इट हैव अ मेमोरी, ठीक है, सो इट एक्ट्स अ लॉन्ग लास्टिंग, आप जब तक जियोगे तब तक ये मेमोरी आपके पास है, लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि मेमोरी बन चुकी है, मेमोरी इज क्रिएटेड, एक बार आपने जो डिसीज पहचान ली, जो बना ली, वो बन गई, खत्म। सो इट्स हैव अ लॉन्ग लास्टिंग फीचर, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस दैट इट इज़ अ स्लो इन ऑनसेट, मतलब ये बहुत धीरे काम करेगा, स्लो इन ऑनसेट, क्योंकि ये पहले पहचानेगा, इट रिक्वायर्स मिनिमम अप टू 1 वीक टू डेवलप अ एंटीबॉडीज, ठीक है। वहीं पर इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इट इज़ एन रैपिड वर्क, अगर आपको किसी को रैपिड वर्क है, अगर रैपिड वर्क कहाँ यूज़ होता है मेडिकल के अंदर, एमरजेंसीज के अंदर। सो अगर कोई एमरजेंसी है तो वी कैन यूज़ पैसिव इम्यूनिटी। और वहीं पर डिसएडवांटेजेस क्या है, दे हैव शॉर्ट मेमोरी, शॉर्ट लास्टिंग, ठीक है, जब तक वो एंटीबॉडीज बॉडी में है तब तक काम करेगी, और जैसे ही वो डेथ हो गई, जैसे ही उस एंटीबॉडीज मर गए तो वो मेमोरी भी उसके साथ में मिट जाएगी, उसके बाद फिर उसको इन्फेक्शन हुआ तो वो बीमार हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। वैसे ही एक और डिफरेंस है अपने पास, वो पढ़ते हैं। इट्स एन प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यूनो रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स हो गया। और दूसरा हो गया सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। इसके बारे में क्या होता है, देखो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, इसको समझ लो पहले। देखो मान लो ये एक बेबी है, फॉर द 4 years, ठीक है, ये खेल रहा था, ठीक है, देन सडनली इसको एक वायरस से इन्फेक्शन हो गया, कोई भी वायरस होगा, इसको एक इन्फेक्शन हो गया। नाउ दिस बेबी हैव अ फर्स्टली, इसके बॉडी ने फर्स्टली एनकाउंटर दिस वायरस, पहली बार इस वायरस को देखा, दिस इज नोन एज प्राइमरी, पहली बार बॉडी ने देखा। अब ये थोड़े दिन बीमार रहेगा, कब तक, मिनिमम 1 वीक, कम से कम 1 वीक तक बीमार रहेगा, और इसकी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, इसकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी।
नाउ आफ्टर ये बच्चा जो है वो हो गया आप 14 साल का, 14 ईयर्स, नाउ सेम वायरस कम, लेकिन बॉडी हैज़ एंटीबॉडीज, लेकिन ये सेम वायरस का जो एंटीजन है ये बॉडी में कौन सी बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया, कोई भी दो से कभी भी गया, देन इट शोज सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ठीक है, सो इट इज़ इन प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स ये होता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या डिफरेंस होता है वो देखो। अगर मान लो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है, ठीक है, सो आपको पता है बॉडी में पहली बार वायरस का कोई भी एंटीजन आया क्या, बैक्टीरिया का कोई भी एंटीजन, किसी का भी कोई एंटीजन आया पहली बार, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो दिस इम्यून रेस्पॉन्स ऑन द फर्स्ट रेस्पॉन्स, immune response on first response। ठीक है, सो इट इज़ अ स्लो, क्योंकि आपको पता है इट टेक्स टाइम, स्लगिश, ठीक है, और शॉर्ट लिव्ड, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यू, इस टाइम पे जो एंटीबॉडी बनेगी वो कौन सी होगी, IgM। आपको पता है एक्यूट इन्फेक्शन में कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgM। ठीक है, वहीं पर अगर अपन सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी में क्या हो रहा है, इम्यून रेस्पॉन्स ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, इम्यून रेस्पॉन्स ऑन सब्सिक्वेंट मतलब जो दूसरी बार, जो बार बार आया। ठीक है, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, इम्यून रेस्पॉन्स ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। अब क्या होगा, ये स्लैगिश की जगह कैसा होगा, प्रॉम्प्ट होगा, ये खतरनाक, घातक। ठीक है, इट्स पावरफुल। ठीक है, और साथ ही साथ ये प्रोलॉन्ग मतलब चलता रहेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा, प्रोलॉन्ग्ड। और वहीं पर ये जो दूसरी बार बना, तो इधर जो एंटीबॉडी बनी वो कौन सी होगी, IgG, शोज क्रॉनिक इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये जो था वो पूरा कंप्लीट आपका इम्यूनोलॉजिकल बेसिस था। इसके ऊपर एक टॉपिक और रह गया है, पर उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन एक्सेस इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये जो नोट्स है आपके वो सारे के सारे इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर लीजिए मुझे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी और कमेंट मी योर ईमेल एड्रेस, आई कैन ईमेल यू दिस होल नोट्स। ठीक है, थैंक यू।